हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी का इस पर बात करेंगे, नाटक एवं एकांकी। आज ये हमारा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक समाप्त हो जाएगा। हमने पूरा पुस्तक पढ़ लिया। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कल से देखेंगे। ठीक है, आज हिंदी साहित्य का सरल इतिहास समाप्त हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाटक एवं एकांकी। स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में नाटकों की आवश्यकता का अनुभव किया गया। यह भी अनुभव किया गया कि नाटकों की रचना के लिए यह समय उपयुक्त है, किंतु उस मात्रा और गुण में नाटकों की रचना नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण हिंदी के अपने रंगमंच का अभाव है। हिंदी क्षेत्र में लोक नाट्य रूपों की कमी नहीं। स्वांग नौटंकी, विदेशिया, सफेड़ा या सफेरा यहाँ के बहुप्रयुक्त लोक नाट्य रूप है, किंतु परिनिष्ठित साहित्यिक मंच का उससे कोई व्यवहारिक संबंध नहीं रहा। हिंदी के साहित्यिक नाटक प्रधानता पाठ्य रचनाएं और अब तक के केवल भारतेंदु के नाटकों के विषय में ही यह बात कही जा सकती है कि उनका जीवित संबंध हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा से है। पहले से लिखने वाले अनेक नाटककार स्वाधीन भारत में भी नाटकों की रचना करते रहे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने गांधी जी पर मृत्युंजय 1958 में रचा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी की मृत्यु पर लिखा गया है मृत्युंजय 1958, लक्ष्मी नारायण मिश्र। उदय शंकर भट्ट ने शक विजय 1949, नया समाज 1955 आदि लिखा है। स्वाधीन भारत के नाटक साहित्य में पहला उल्लेखनीय नाम जगदीश चंद्र माथुर का है, जिन्होंने कोणार्क 1951 में लिखा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969 और दशरथ नंदन 1974 में लिखा। इन नाटकों का महत्व भी विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक है, अभिनेता या रंगमंचीयता की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कोणार्क है, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क है, जिसमें कलाकार के संघर्ष की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। आगे है गीति नाटकों की परंपरा में धर्मवीर भारती का आधा अधूरा 1955 निसंदेह स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। इसकी अभिनेता भी पुष्ट है। महाभारत के अंतिम अंश को कौशल के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसमें युद्ध की समस्या कम है, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का प्रतिपादन अधिक। इसके रूपात्मक ढांचे पर ग्रीक नाटकों का प्रभाव स्पष्ट है। एक दूसरा उल्लेखनीय गीति नाटक दुष्यंत कुमार का एक कंठ बिस्पाई 1963 है। दुष्यंत कुमार का एक कंठ बिस्पाई 1963, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है मोहन राकेश अब तक स्वाधीन भारत के सबसे सफल हिंदी नाटककार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक कथानक पर आधारित अपनी नाट्य कृतियों को समकालीन बोध से कुशलता पूर्वक संयुक्त किया। आषाढ़ का एक दिन 1958 कालिदास पर आधारित है। पूछा जाता है आषाढ़ का एक दिन किस पर आधारित है? कालिदास पर आधारित है, मोहन राकेश का है। इसकी विषय वस्तु की मूल सामग्री कालिदास की रचनाओं से जुटाई गई है। इसमें रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है। इसमें रचनाकार की निजी और रचनात्मक नैतिकता भी इससे अप्रभावित नहीं रहती। इसमें प्रेम संबंध की समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आधे अधूरे 1969 स्वतंत्रोत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक है। आधे अधूरे 1969 स्वतंत्रोत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक है, जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टूटते हुए
पारिवारिक मूल्यों की यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सभी पात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आचरण में अपूर्ण हैं। अधूरेपन का यह एहसास हमारे युग की नियति है। मोहन राकेश का एक अन्य प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस 1963। मोहन राकेश का है लहरों के राजहंस 1963। यह अश्व घोष की कृति सौंदर्य नंद पर आधारित है। सौंदर्य नंद पर आधारित है लहरों का राजहंस। लक्ष्मी नारायण लाल ने अभावग्रस्त ग्राम्य जीवन के सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष को अंधा कुआं 1955 में प्रस्तुत किया था। अंधा कुआं 1955, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस 1959, रक्त कमल 1962 आदि उनके प्रतीकात्मक नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों की अभिनेता होती है और वे रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तोता मैना, शगुन पक्षी उनकी एक प्रयोगात्मक रचना है जिसमें लोक शैली को अपनाया गया है। अन्य नाटककारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुरेंद्र वर्मा है, जिन्होंने द्रौपदी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सुरेंद्र वर्मा, द्रौपदी 8वां सर्ग की रचना की है। इनके नाटकों का विषय सामाजिक पारिवारिक भी होता है और ऐतिहासिक भी। सुरेंद्र वर्मा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुद्रा राक्षस आदि ने भी नाटकों की रचना की ओर ध्यान दिया। इधर भीष्म साहनी ने हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में और माधवी की रचना की है। कबीरा खड़ा बाजार में हानुस और माधवी सफलतापूर्वक दूरदर्शन पर दिखाए जा चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद सफल उल्लेखनीय एकांकी बहुत कम रचे गए हैं। बात यह है कि एकांकी के नाम पर अधिकांशतः रेडियो एकांकी ही लिखे जाते हैं, जो बहुत कुछ सामयिक विषयों पर और रेडियो की मांग पर तैयार किए जाते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर आदि प्रसिद्ध एकांकीकार केवल रेडियो एकांकी नहीं लिखते थे। रेडियो एकांकियों का साहित्यिक स्तर प्रायः बहुत ऊंचा नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत कम नाम इस बीच उभर कर आए। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल मुख्यतः नाटककार हैं। उन्होंने एकांकी भी लिखी। एकांकी विधा को अपनाने वाले रचनाकारों में विनोद रस्तोगी और चिरंजीत भी उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः नाटक ऐसी विधा है जो वस्तुनिष्ठा की बहुत मांग करती है। नाटक केवल लिखा नहीं जाता, वह अभिनीत होकर दर्शकों से तादात्म्य स्थापित करने के बाद पूरा होता है। इस दृष्टि से हिंदी नाटक अपने युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते नहीं प्रतीत होते। इस युग में कथनी करनी के अंतर का बोध होता है, उसे प्रकट करने के लिए नाटक सर्वोत्तम विधा है। इसलिए अन्य साहित्य विधाओं में नाटकीयता का महत्व बढ़ गया। हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा का थोड़ा बहुत उत्थान जननाट्य मंच इप्टा में दिखलाई पड़ा था। हबीब तनवीर के आगरा बाजार, हबीब तनवीर और चरणदास चोर को हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा की आशाप्रद कृतियां समझना उचित होगा। आगे है निबंध। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसमें फालतू नहीं है, बस मेन दिया है, इसको आप जरूर से पढ़िए। एक नहीं 2-3 बार पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार इसको पढ़ डालिए, ठीक है। निबंध है। निबंध ऐसी गद्य विधा है जो विचारपरक और अनुभूतिपरक दोनों हो सकती है। विचारपरकता उसे शास्त्र की ओर ले जाती है और अनुभूतिपरकता सृजनात्मकता साहित्य की ओर। पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचारपरक हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचारपरक है। वे अपने निबंधों में शास्त्र, काव्य शास्त्र का निर्माण करते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधिकांश निबंध सृजनात्मक साहित्य की कोटि में आते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों की चर्चा पिछले क्षेत्रों के निबंधकारों के साथ हो चुकी है। उनके अनेक श्रेष्ठ निबंध स्वतंत्रोत्तर काल में ही निकले, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर
बौरागे, ठाकुर की बटोर आदि। वे अंतिम समय तक निबंध लिखते रहे। देवदारू और कुटुज जैसे निबंध 1960 के बाद लिखे गए। द्विवेदी जी मूलतः सृजनात्मक या ललित निबंधकार हैं। उनका मन सबसे अधिक इसी विधा में रमा। अतः उनके निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। उनकी प्रसिद्ध आश्चर्यजनक रूप से नृतत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और भाषा विज्ञान की आंतरिक निर्माण पद्धति में मिलती जुलती है। वे सिक्कों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि को ही नहीं, भाषा, रीति रिवाजों, मिथकों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, यहाँ तक कि बच्चों के खेल का भी इतिहास में आधारभूत सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। यह अवश्य है कि वे इतिहास को इतने स्थूल रूप में नहीं लेते। अपने अगाध पांडित्य को बोझ न बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह सोच समझ पाना और अनुभव कर पाना उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे हर जानकारी, हर अनुभव को सामान्य मनुष्य के व्यापक हित की कसौटी पर कसते हैं। कालबोध उनके चिंतन की दूसरी विशेषता है, जिसे वे कई बार मनुष्य की यह जय यात्रा जैसे प्रयोग से प्रकट करते हैं। काल की निर्बाध अंकुट गतिशीलता में सारतत्व क्या है, यह उनकी मुख्य चिंता है। द्विवेदी जी वनस्पति साहित्य, भाषा, इतिहास सबका इतिहास बताते हैं, जिससे उन सबको हम नए ढंग से पहचानने लगते हैं। द्विवेदी जी प्राचीन साहित्य और संस्कृत के पंडित हैं, फिर भी उनकी शैली बहुत सहज, अनौपचारिक और आत्मीय है। वे तद्भव ही नहीं, ठेठ क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग भी धड़ल्ले से करते हैं। आगे के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। कुट्टिचातन उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे। आगे के निबंध कुट्टिचातन उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे। आगे ने साहित्य, कला, संस्कृत जैसे विषयों पर गंभीर निबंध लिखे। निबंधों में उनका चिंतन रूप उभरा है। आत्मनेपद और भवंती उनके प्रसिद्ध प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। आत्मनेपद और भवंती। जैनेन्द्र ने इस प्रकार के गंभीर चिंताप्रक निबंध आगे से पहले लिखे थे। जैनेन्द्र जी बाद में भी निबंध लिखते रहे। रामवृक्ष, बेनीपुरी और भदंत आनंद कौशल्यायन ने निबंध साहित्य की श्री वृद्धि की। बेनीपुरी जी सामाजिक उत्पीड़न से विक्षुब्ध होने वाले लेखक हैं, किंतु उनके निबंध भावप्रवण होते हैं, जबकि कौशल्यायन उन्हीं समस्याओं को तर्कपूर्ण और सीधे साधे किंतु प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। गुलाब राय, दिनकर, नगेंद्र, विनय मोहन शर्मा, विजेंद्र स्नातक ने अधिकांशतः साहित्यिक निबंध लिखे। इंद्रनाथ मदान ने व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं। इस युग के निबंधकारों में हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यपरक निबंधों को अपूर्व प्रतिष्ठा दी। उनके निबंधों के विषय प्रायः राजनीतिक सामाजिक होते हैं। व्यंग्य निबंधों में इतनी पैनी राजनीति सूझबूझ का परिचय हिंदी में दुर्लभ था। उनके व्यंग्य निबंधों में व्यंग्य का साहित्यिक प्रतिमान स्थापित हुआ। व्यंग्य भी गंभीर साहित्यिक विधा में गणनीय हुआ। वस्तुतः स्वतंत्रोत्तर भारत की मानसिकता यदि कहीं निबंधों में व्यक्त हुई है तो वह परसाई के निबंधों में। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांस्कृत्यायन आदि के अधिकांश निबंध सांस्कृतिक विषयों पर है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के राजनीतिक या संस्करणात्मक क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित संस्मरण लिखने के लिए पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी दीर्घकाल तक हिंदी पाठकों द्वारा कृतज्ञता स्मरण किए जाएंगे। पत्रकार की भाषा कितनी सटीक चुस्त हो सकती है, यह चतुर्वेदी जी के निबंधों की भाषा शैली से जाना जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह के व्यंग्य परक निबंधों का एक संकलन है बकलम खुद। नामवर सिंह बकलम
खुद के नाम से प्रकाशित हुआ। धर्मवीर भारती का फुटकर निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय शीर्षक से छपा। पंडित विद्या निवास मिश्र, विवेकी राय और कुबेर नाथ राय के निबंध सांस्कृतिक विषयों पर होते हैं। मिश्र जी भारतीय परंपरा के अच्छे जानकार हैं। कुबेर नाथ राय और विवेकी राय के निबंधों में लोक जीवन की ताजगी मिलती है, उनका और उसका आकर्षण भी। आगे है समालोचना। स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अधिकांश पूर्वोल्लिखित शुक्लोत्तर समालोचक सक्रिय रहे। पंडित नंदुलारे बाजपेयी ने जो कुछ लिखा है वह आधुनिक साहित्य के विषय में है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत पर काम किया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास काव्य की लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना करते हुए काव्य रचना के विषय में कुछ मौलिक प्रश्नों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इन आलोचकों का प्रभाव तो स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना पर है, किंतु इनके अधिकांश महत्वपूर्ण समालोचना ग्रंथ 1947 के पूर्व निकल चुके थे। इनके अधिकांश महत्वपूर्ण व्यवहारिक आलोचना ये पहले कर चुके थे। इस कालखंड में इन्होंने सिद्धांत निर्माण का काम ज्यादा किया। पंडित नंदुलारे बाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर और डॉक्टर नगेंद्र के सुमित्रा नंदन पंत और साकेत एक अध्ययन 1947 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था। डॉक्टर नगेंद्र का इन आलोचकों की प्रारंभिक समालोचना शुक्ल जी से टकराकर हुई थी। बाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र ने उनके छायावाद संबंधी विचारों की आलोचना की थी। द्विवेदी जी ने कबीर का मूल्यांकन शुक्ल जी से भिन्न प्रकार का किया और भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारणों के विषय में भी असहमति प्रकट की। बाजपेयी जी ने 1947 के बाद अधिकांश फुटकल साहित्यिक निबंध लिखे। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक साहित्य पर समीक्षात्मक निबंध लिखे। डॉक्टर नगेंद्र ने किसी एक कवि या ग्रंथ उनकी कोई पूरी पुस्तक नहीं आई। देव पर उनका शोध ग्रंथ अवश्य प्रकाशित हुआ। रस सिद्धांत की उन्होंने जीवनवादी व्याख्या की। पाश्चात्य एवं भारतीय काव्य शास्त्र के निबंधों के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अनेक ग्रंथों का संकलन किया। उसका ध्यान नए नए आलोचना सिद्धांतों पर लगातार जाता रहा। जैसे बाद में नए समीक्षा साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन और शैली विज्ञान पर भी उनकी किताबें आई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ठेठ आलोचक नहीं थे। उनकी समीक्षा आलोचना का अनुशासन स्वीकार नहीं करती। आलोचना लिखते समय भी उनकी शैली ललित निबंधकार की ही होती है। वे रचना पूर्व बाह्यतर कारणों एवं स्थितियों पर विचार ज्यादा करते हैं। रचनाकार का वास्तविक आशय क्या है, इस पर बहुत ध्यान देते हैं। इसके लिए वे प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में ऐतिहासिक अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रक्रिया से वे आलोचना के अनुशासन में न भी बांधे तो भी अर्थ विस्तार करते हैं, जो कि आलोचना का वास्तविक क्षेत्र है। इसीलिए द्विवेदी जी आलोचना शास्त्र का अनुसरण न करके भी श्रेष्ठ आलोचकों में गिने जाते हैं। मेघदूतः एक कहानी इसीलिए आलोचना की पुस्तक के रूप में भी उपादेय है। कालिदास की लालित्य योजना में उन्होंने कालिदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों की व्याख्या की। द्विवेदी जी की व्याख्या ऐसी होती है कि उससे काव्यार्थ की पहचान हो जाती है। अंतिम दिनों में द्विवेदी जी का ध्यान विभिन्न कलाओं के विकास के संदर्भ में कविता के उद्भव और विकास की ओर गया था। इसे समझाने के लिए उन्होंने मिथक, नृतत्व विज्ञान आदि का गंभीर अध्ययन करके कुछ निबंध लिखे, जिनका उपयोग कालिदास की लालित्य योजना में हो गया। स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना का विकास प्रधानतः प्रगतिशील और व्यक्तिवादी आलोचना के द्वंद्व से हुआ। प्रगतिशील आलोचना समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती है। व्यक्तिवादी आलोचकों
ने बहुत कुछ रूपवादी रूप अपनाया है। इनका आग्रह इस रूप में भी प्रकट हुआ है कि कृति की विशिष्टता को ध्यान में रखकर उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। सभी प्रकार की विचारधारा से परहेज और यथासंभव रचना से उसे दूर रखने का भी आग्रह व्यक्तिवादी आलोचना करती है। इस प्रकार आलोचना अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती आदि के लेखों में मिलती है। इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा नामक पुस्तक लिखी। इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। नई कविता के प्रतिमान, जिसमें नई कविता की प्रवृत्तियों को रेखांकित करने का प्रयास है। उनके अनुसार लघु मानव को काव्य का विषय बनाना और कविता के राजनीतिक वादों से बचाए रखना नई कविता का विषय बनाना और कविता को राजनीतिक वादों से बचाए रखना नई कविता का प्रधान लक्षण है। अज्ञेय ने रचना की निजता, स्वायत्तता और बाहरी अतिवादों से साहित्य को बचाए रखने पर जोर दिया। अज्ञेय ने रचनात्मक भाषा शैली के प्रवाह पतित होकर फैशन या रीति बन जाने की रचनात्मकता के लिए हानिकारक बताया। धर्मवीर भारती ने अपनी पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में प्रगतिवादी रचना दृष्टि का विरोध किया। शाही की आलोचना दृष्टि इतिहास निरपेक्ष की है। वे हिंदी साहित्य की परंपराओं का महत्व समझते हैं। समीक्षा करते समय उनका ध्यान लोक जीवन और साहित्य पर भी रहता है। उन्होंने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की कविताओं की बनावट आदि विचारोत्तेजक आलोचनात्मक निबंध लिखे, जिनकी गूंज बहुत देर तक बनी रही। उनकी मृत्यु 1983 के उपरांत जायसी पर उनका समीक्षात्मक ग्रंथ जायसी प्रकाशित हुआ, काफी चर्चित हुआ। इसमें शाही ने जायसी को शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है। यह समीक्षा पुस्तक सृजनात्मक समीक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रगतिशील आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, चंद्रवली सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह प्रमुख हैं। शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त ने प्रगतिवादी दृष्टि से अनेक रचनाओं, कृतियों और जनवादी समस्याओं पर फुटकर निबंध लिखे। इनकी भूमिका लेखकों और पाठकों को मार्क्सवादी चिंतन से परिचित कराना या उन्हें प्रेरित करना है। प्रारंभ में प्रगतिशील आलोचना परंपरा का विरोध करने में कम बरतती थी। रामविलास शर्मा ने परंपरा का उचित मूल्यांकन करके प्रगतिशील समीक्षा को हिंदी की जातीय साहित्यिक परंपरा से जोड़ा। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर परिश्रम पूर्वक गंभीर पुस्तकें लिखकर प्रगतिवादी आलोचना को प्रतिष्ठित किया। निराला पर पहला लेख उन्होंने 1934 में लिखा था। तब से लगभग 40 वर्षों तक वे साहित्य का अध्ययन मनन करते रहे। इसका परिणाम निराला की साहित्य साधना के 3 खंड हैं। डॉक्टर शर्मा ने निराला के व्यक्तित्व और साहित्य में अंतर संबंधता एवं अन्योन्याश्रय संबंध देखा। निराला की साहित्य साधना खंड 2 में निराला साहित्य की समालोचना है। डॉक्टर शर्मा ने निराला के काव्य की समालोचना स्थापत्य को ध्यान में रखकर की है, जिसमें शब्द और अर्थ की विविध रूपता को एक भवन के आकार की तरह देखा जाता है। निराला की कविताओं को दुरूह समझा जाता रहा है। इसके लिए उनका उपहास भी किया जाता था। डॉक्टर शर्मा ने उनकी कविताओं में निराला का विश्वबोध, तार्किकता, अर्थसंगति खोजी। उन्होंने अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि बताया। निराला के कला पक्ष की विवेचना करते हुए डॉक्टर शर्मा ने आधुनिक समीक्षा के क्षेत्र में प्रचलित प्राय सभी आलोचना पद्धतियों का उपयोग किया। उन्होंने हिंदी आलोचना को अनुचित, रूपवादी, आग्रह और वस्तुवादी एकांकित से
बचाकर उनकी समर्थ परंपरा का विकास किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आग्रहों और निष्कर्षों से सर्वत्र सहमत होना असंभव है। पंत मुक्तिबोध, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जो उन्होंने लिखा है उनकी आलोचना का दुर्लभ एवं एकांकी पक्ष है। डॉक्टर नामवर सिंह मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। हिंदी के समकालीन लेखन को वे सर्वाधिक प्रभावित करने वाले समालोचक हैं। अनेक भाषाओं के साहित्य पर उनकी निगाह रहती है, जिससे उनका साहित्य चिंतन पुष्ट होता रहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने समय समय पर समसामयिक साहित्य की अनेक समस्याओं पर विचार करते हुए अनेक लेखों के अतिरिक्त छायावाद, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तकें लिखी। अंतिम पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन पर है। इसके अतिरिक्त उनके लेखों का एक संकलन इतिहास और आलोचना नाम से पहले प्रकाशित हो चुका है। छायावाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय कहा, जिसमें राष्ट्रीय जागरण की भावना केंद्र में थी। इस पुस्तक में उन्होंने छायावाद के भाव को और कला पक्ष की विविध प्रवृत्तियों का विवेचन करके छायावाद के ऐतिहासिक महत्व एवं काव्योत्कर्ष की व्याख्या की। कहानी, नई कहानी का महत्व इस बात में है कि इस पुस्तक में के द्वारा हिंदी में कहानी आलोचना की गंभीर परंपरा हुई। हिंदी आलोचना इसके पूर्व प्रधानता कविता की आलोचना थी। उपन्यास की तो थोड़ी बहुत समालोचना हुई थी, किंतु कहानी की गंभीर आलोचना नहीं के बराबर थी। इसके द्वारा नई कहानी आंदोलन प्रतिष्ठित और परिभाषित हुआ। इसमें नई कहानी और पुरानी कहानी का अंतर बताया गया और प्रमुख हिंदी कहानियों की विवेचना व्याख्या की गई। कविता के नए प्रतिमान में भी नामवर सिंह वस्तुतः नई कविता की ही विवेचना करते रहे हैं। इसमें कविता का विश्लेषण करने में सहायक विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों की व्याख्या नई कविता की व्यवहारिक आलोचना की प्रक्रिया में की गई। कविता की परिभाषा, रस, अनुभूति की प्रामाणिकता, व्यंग्य, जटिलता और तनाव, प्रतीक, बिंब आदि की समकालीन बोध एवं हिंदी की समकालीन कविता के संदर्भ में समझाया गया है। उर्वशी पर हुए विवाद को मुद्दा बनाकर नए और पुराने बोध का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया और अंत में मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की व्याख्या करके मानव पुस्तक के प्रस्तावित प्रतिमानों को परीक्षित कर लिया गया है। मुक्तिबोध प्रधानता कवि थे, किंतु उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। कामायनी एक पुनर्विचार में उन्होंने कामायनी को बृहद फैंटेसी कहा है। वस्तुतः मन को ध्वस्त होती हुई सामंती व्यवस्था का प्रतीक कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी यह आलोचना कृति विचारोत्तेजक थी, किंतु अब वह मान्य हो चली है। मुक्तिबोध ने पंत, त्रिलोचन, शमशेर, दिनकर और उर्वशी आदि पर मौलिक विचार प्रस्तुत करके अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। रचना प्रक्रिया संबंधी उनके विचार उनके सूक्ष्म काव्य चिंतन का परिचय देते हैं। चंद्रवली सिंह प्रतिभाशाली प्रगतिवादी आलोचक हैं। इनके निबंध लोक दृष्टि और साहित्य में संकलित हैं। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, श्री सुरेंद्र चौधरी आदि अन्य उल्लेखनीय प्रगतिशील आलोचक हैं। डॉक्टर देवराज और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी विचारधारा या साहित्यिक सिद्धांत से प्रतिबद्ध आलोचक नहीं हैं। उनकी आलोचना में एक प्रकार का खुलापन है। डॉक्टर देवराज दर्शन के अध्यापक हैं। उनकी आलोचना का स्तर गंभीर होता है और निष्कर्ष स्पष्ट है। उन्होंने छायावाद का पतन लिखकर ख्याति प्राप्त की। डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन, वे विदेशी साहित्य के भी ज्ञाता हैं, इसीलिए वे देशी रचनाकारों की तुलना प्रायः विदेशी रचनाकारों से कर देते थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हुए उन आलोचकों में हैं
जो साहित्य की परीक्षा के लिए भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कई बार परीक्षा में ये वाला पूछा गया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। लेखक के ही शब्दों में भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उसके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम है। यहाँ हिंदी साहित्य के साथ साथ संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न हुआ है। इधर हिंदी आलोचना पर शैली विज्ञान और संरचनावाद का प्रभाव पड़ा। वस्तुतः शैली विज्ञान या संरचनात्मकता विश्लेषण समालोचना के उपकरण हैं। समालोचना नहीं, इन दोनों विषयों पर डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने प्रचुर जानकारी देने वाली पुस्तकें लिखी। आलोचना पत्रिका के माध्यम से अनेक नए लेखन आलोचना कार्य में हाथ बटा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी, धनंजय मैनेजर पांडे, नित्यानंद तिवारी, खगेंद्र ठाकुर, परमानंद श्रीवास्तव, निर्मला जैन, नंदकिशोर नवल आदि हमारे समय के उल्लेखनीय आलोचक हैं। आगे है साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं साहित्य का मंच हैं। उसमें साहित्य के विविध रूप भी नहीं, आंतरिक विवाद, प्रेरणा, पाठक वर्ग की प्रतिक्रिया अर्थात समूचा साहित्य एवं साहित्यकार संसार होता है। जो साहित्य पुस्तक रूप में नहीं आ पाता वह भी अपने मूल रूप में पत्रिकाओं में मिल जाता है। इसीलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। हिंदी के विविध आंदोलन और साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रभुत्व एवं सक्रिय करने में पत्रिकाओं की अग्रणी भूमिका रही है। हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा, सरस्वती, माधुरी सुधा, हिंदी प्रदीप, मतवाला, विशाल भारत, हंस, रूपाभ आदि नाम से एक एक साहित्यिक प्रवृत्ति और युग से जुड़ा है। हिंदी साहित्य की सृजना और बोध की प्रक्रिया इन पत्रिकाओं के माध्यम से संचालित और अभिव्यक्त हुई। स्वतंत्रोत्तर भारत में हंस, प्रतीक, कल्पना, वसुधा, नई कविता, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं ने साहित्य को विकसित एवं प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन पत्रिकाओं में कहानी और नई कहानियां विशेष उल्लेखनीय हैं। कहानी और नई कहानी। स्वतंत्रोत्तर भारत की साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन के क्षेत्र में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसी परंपरा का पालन आदि किसी साहित्यकार ने किया है तो श्री भैरव प्रसाद गुप्त ने। उन्होंने कहानी एवं नई कहानियां के माध्यम से हिंदी कहानियों के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। भैरव प्रसाद गुप्त, कहानी एवं नई कहानियां। कालांतर में हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला। उसका कारण यह था कि हिंदी पत्रकारिता भी पूंजीपतियों के कब्जे में आ गई। लघु पत्रिकाएं प्रायः प्रगतिशील साहित्यकारों से निकली। यदि लघु पत्रिका कोई पत्रकारिता आंदोलन था तो इसके प्रवर्तन का श्रेय श्री विष्णु चंद्र शर्मा को मिलना चाहिए। उन्होंने कवि नामक पत्रिका 1958 में काशी से प्रकाशित संपादित की। विष्णु चंद्र शर्मा कवि नामक पत्रिका 1958 में काशी से संपादित की। इसका साहित्यिक स्तर ऊंचा था। दस्तावेज, वाम पहल, अब उत्तरशती, उत्तरार्ध, गीत और कथन कुछ अन्य चर्चित पत्र पत्रिकाएं हैं। 1968 से आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में फिर से प्रकाशित होने लगी। इसके प्रथम संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान थे। समीक्षा की ही एक अन्य पत्रिका समालोचना एवं डॉक्टर रामविलास शर्मा के संपादन के आग्रह से कुछ दिनों तक निकलती रही। श्री नेमीचंद जैन ने नटरंग नामक नाट्य पत्रिका का संपादन किया। नेमीचंद जैन, नटरंग। सरकार भी साहित्य को प्रोत्साहन देने और उसका प्रचार करने के उद्देश्य से कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं निकाल रही है। इसमें आजकल प्रमुख है मध्य प्रदेश सरकार
सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में इधर सक्रिय हुए। भोपाल से पूर्वग्रह और साक्षात्कार नामक स्तरीय पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही। साहित्य अकादमी की ओर से भी सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत करने वाली समकालीन भारतीय साहित्य प्रकाशित हो रही। हिंदी साहित्य सम्मेलन में सम्मेलन पत्रिका और नागरिक प्रचारी की ओर से नागरिक प्रचारी पत्रिका भी अपना काम कर रही है। आगे है अन्य गद्य विधाएं। रिपोर्टाज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रांगे राघव ने अकाल पीड़ित बंगाल का दौरा करके तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज लिखा। काव्य रूप की दृष्टि से इसे कहानी विधा का स्तर कह सकते हैं। वस्तुतः यह विधा अखबार की रपट के बहुत नजदीक है। इसका उद्भव भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साहसी पत्रिका की रपटों से हुआ है। इसी विधा में अमृत राय की लाल धरती और भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे भगवत शरण की गणना हो सकती है। नरोत्तम नागर, रामशरण मुंशी ने भी अनेक सफल रिपोर्टाज लिखे। अश्क ने पहाड़ों में प्रेममय संगीत, भदंत आनंद कौशल्यायन ने देश की मिट्टी बोलती है, शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा और बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान विष्णुकांत शास्त्री ने युद्ध संबंधी रिपोर्टाज लिखे। इसी युद्ध पर धर्मवीर भारती ने रिपोर्टाज का संग्रह ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से भी प्रकाशित चर्चित हुआ। आजकल रेडियो दूरदर्शन से अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं जिन्हें रिपोर्टाज कह सकते हैं। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु के संस्मरणात्मक रिपोर्टाज का संकलन है। पूछा गया है परीक्षा में, ऋण धन जल फणीश्वर नाथ रेणु का संस्मरणात्मक रिपोर्टाज संकलन है। आगे है आत्मकथा। हिंदी में अकबर कालीन जैन कवि बनारसी दास ने ही अर्धकथानक नाम से आत्मकथा लिखी। बनारसी दास जैन, ये भी पूछा गया। अर्धकथानक। आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्मकथा सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूलतः गुजराती में और नेहरू जी ने मेरी कहानी मूलतः अंग्रेजी में लिखी। इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूलतः गुजराती में लिखी और नेहरू जी ने मेरी कहानी मूलतः अंग्रेजी में लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंडों में लिखी थी। पूछा जाता बच्चन का है, हरिवंश राय बच्चन का। राहुल शास्त्रीत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा नाम से 3 खंडों में आत्मकथा लिखी थी। राहुल शास्त्रीत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा 3 खंडों में लिखी थी। यशपाल के सिंहावलोकन को भी आत्मकथा की कोटि में रखा जाता है। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा भी उल्लेखनीय है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा 2 खंडों में अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा, प्रकाशित हुई। जीवनी। आगे है जीवनी। आधुनिक साहित्य में भारतेंदु की जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखी। भारतेंदु की जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखी। फिर प्राचीन महापुरुषों की प्रेरणाप्रद व्यक्तियों की अनेक जीवनियां लिखी गई। स्वतंत्रता के उपरांत जो उल्लेखनीय जीवनी साहित्य हिंदी में लिखा गया उसमें चंद्रशेखर शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना 3 खंड। रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य कितने खंड में? 3 खंड में। अमृत राय का कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर का शतरंज की जीवनी, अमारा मसीहा विष्णु चंद्र शर्मा का द्वारा लिखित मुक्तिबोध की जीवनी प्रसिद्ध है। पत्र साहित्य।
पत्र साहित्य। पत्र साहित्य गद्य विधा के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यकारों के पत्र संग्रहणीय होते हैं क्योंकि वे कलात्मक, मार्मिक और प्रेरक होते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभु के चिट्ठे काल्पनिक पत्रों का संग्रह है, जिसमें लेखक ने समकालीन स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र चर्चित हुए हैं। रामविलास शर्मा का मित्र संवाद रामविलास शर्मा और नेमीचंद जैन का पाया पत्र तुम्हारा नेमीचंद जैन का साहित्य के रूप में चर्चित हुए हैं। आगे है ज्ञान का साहित्य। स्वाधीन भारत में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के साहित्य का विकास हो रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से यह काम 1900 के आसपास ही प्रारंभ कर दिया था। इस युग में राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, रामविलास शर्मा, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय, जयंत विष्णु नालिकर, गुड़ाकर, मुले आदि ने विशेष कार्य किए हैं। आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया ने प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृत पर, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतीय भाषाओं, मार्क्सवाद और भारतीय राजनीति पर, और डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय ने बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पर, और जयंत विष्णु नार्लिकर ने वैज्ञानिक विषयों पर अत्यंत परिश्रम पूर्वक अनुसंधान किया। राहुल जी इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा। उन्होंने मध्य एशिया, नेपाल और तिब्बत का इतिहास लिखा। विज्ञान और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी। अनेक सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाएं भी कार्यरत हैं। नागरिक प्रचारित सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, विज्ञान परिषद प्रयाग, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद आदि ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। प्रायः सभी मंत्रालयों में हिंदी एकांश स्थापित है जो सरकारी कामकाज का हिंदी अनुवाद करते हैं। केंद्र में भी अनुवाद ब्यूरो स्थापित है। हिंदी समिति उत्तर प्रदेश ने ज्ञान विज्ञान से संबद्ध अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराया। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य नागरिक प्रचारित सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश है। हिंदी विश्वकोश। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्यकोश साहित्य के अध्येता के लिए दुर्लभ एवं संदर्भ ग्रंथ है। इसके प्रधान संपादक धीरेन्द्र वर्मा हैं। साहित्यकोश 1996 में समांतर कोश हिंदी सिथारस का प्रकाशन एक उल्लेखनीय घटना है। अरविंद कुमार ने इसे वर्षों के परिश्रम के बाद तैयार किया। अनेक शब्दों में किसी भी भाषा के उपरोक्त उपयोक्ताओं के हाथों में थिसारस या समांतर कोश एक शक्तिशाली उपकरण होता है। यह न केवल उनकी शब्द संपदा को कई गुना बढ़ा देता है, बल्कि अभिव्यक्ति की राह में आने वाले अनेक कठिनाइयों को भी दूर कर देता है। यह उनके सामने अनेक विकल्प रखकर उन्हें शब्दों के चयन की विवेक शक्ति देता है ताकि वे अपनी बात कहने के लिए प्रभावशाली, सटीक और सही शब्द चुन सकें। आगे हमारा रेखा चित्र संस्मरण। रेखा चित्र और संस्मरण भी आधुनिक गद्य विधाएं हैं। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। हिंदी रेखा चित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। 1947 में उन्होंने लिखी थी स्मृति की रेखाएं प्रकाशित हुआ, जो संस्मरण और रेखा चित्र दोनों हैं। इसके पूर्व 1941 में उनका अतीत के चलचित्र प्रकाशित हो चुका था। महादेवी जी ने उपेक्षित एवं शोषित व्यक्तियों को इन संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में अपार क्षमता दी है। इनसे महादेवी जी का भी अंतरंग व्यक्तित्व उजागर होता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति भी रेखा चित्रों के संकलन के रूप में चर्चित है। शिवपूजन सहाय का संस्मरण संकलन वे दिन वे लोग, शिवपूजन सहाय।
1965 में प्रकाशित हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क ने मंटो संबंधी संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन 1957 के आसपास प्रकाशित कराया। उपेंद्र नाथ अश्क। संस्मरण लिखने वालों में प्रसिद्ध पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन के शहीदों, नेताओं एवं साहित्यकारों पर प्रेरक संस्मरण लिखे। शिवानी देवी लिखित प्रेमचंद घर में संस्मरण साहित्य की अनूठी कृति मानी जाती है। शिवानी देवी ने लिखा था प्रेमचंद घर में। विष्णुचंद्र शर्मा ने इन लोगों के मध्य नाम से एक संस्मरणात्मक पुस्तक लिखी। इन लोगों के मध्य विष्णुचंद्र शर्मा। श्री कृष्ण दास ने भारतेंदु से संबंधित अनेक दुर्लभ संस्मरण लिखकर प्रकाशित कराए। काशीनाथ सिंह ने काशी का अस्सी, रविंद्र कालिया ने गालिब छुट्टी शराब और कांति कुमार जैन ने तुम्हारा परछाई नाम से अच्छे संस्मरण ग्रंथ लिखे। आगे है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत। इस युग में लेखकों ने सुंदर यात्रा वृत्तांत लिखे। आधुनिक युग में इसका भी प्रवर्तन भारतेंदु ने किया था। प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक और उनकी कृतियां इस प्रकार हैं। राहुल सांस्कृत्यायन का है घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी चीन यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी चीन यात्रा, किन्नर देश आदि। भगवंत शरण उपाध्याय ओ दुनिया, सागर की लहरों पर। अज्ञे का है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। यशपाल का लोहे की दीवार के दोनों ओर, स्वर्गोद्यान बिना साप, रामवृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांध कर, रामवृक्ष बेनीपुरी। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय और प्रभाकर द्विवेदी पार उतरी कह जइहो धूप में सोई नदी। अभी हाल में अमृत लाल बेगड़ का सौंदर्य की नदी नर्मदा प्रकाशित हुआ। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। कृष्णनाथ ने भी पठनीय यात्रा वृत्तांत लद्दाख में राग बिराग, स्पीति में बारिश लिखे हैं। कृष्णनाथ ने। यहाँ पर हमारा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आज समाप्त हो गया। हमने पूरी पुस्तक को अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।